वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 229 है। टेस्ट सीरीज आर ओ ए आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 229 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट वाला है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। हिंदी में बोलते हैं इसको समताप मंडल। देखिए, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण हेतु अत्यधिक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने हेतु उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। ठीक, यहाँ ध्रुवीय लिखा है तो वैसे भी निम्न तापमान ही होना चाहिए, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो होते हैं वो निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने के लिए उपर्युक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ ए आर ओ की। देखिए, ओजोन क्षरण के कारण शीत ऋतु में हवा के अत्यधिक ठंडा होने के कारण तापमान जो है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। यानी पारा जो है वो 80 डिग्री तक नीचे गिर जाता है, जिससे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है, यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने के लिए उपर्युक्त सतह उपलब्ध कराते हैं, जिससे आणविक क्लोरीन यानी मॉलिक्यूलर क्लोरीन का निर्माण होता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है आंसर। बहुत प्रश्न बने क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभाजित सदस्य देशों की किस श्रेणी के तहत भारत आता है? परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1, परिशिष्ट 2 यानी अपेंडिक्स 2, गैर परिशिष्ट 1 यानी नॉन अपेंडिक्स 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभाजित सदस्य देशों की श्रेणी में भारत आता है अपेंडिक्स 2 में, परिशिष्ट 2 बी है इसका आंसर। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों हेतु पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, नॉन अपेंडिक्स 1, और भारत आता अपेंडिक्स 2 में यानी परिशिष्ट 2 में। हिस्ट्री का प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया? किराना घराना, बनारस घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, रामपुर घराना। अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी, अगर प्रश्न पूछा है ख्याल गायकी को किसने शुरू किया? अमीर खुसरो ने। उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया? इसका आंसर है रामपुर घराना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इस घराने के संस्थापक कौन थे? रामपुर घराने के नेमत खां, सदारंग और उनके शिष्य। और इस घराने के मुख्य गायक कौन कौन? उस्ताद वजीर खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बहादुर सुसैन आदि। नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 के इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ये बहुत प्रश्न बने एग्जाम में इससे। 1857 के विद्रोह के समय एक अंग्रेज महिला ने कुछ कथन कहा। उस महिला का नाम था हार्टे स्टेट। क्या कहा? इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए यह किसी भी प्रकार दोषी नहीं था। किसके लिए कहा गया इन चारों में से? हार्टे स्टेट ने 1857 का विद्रोह है, ये कहा नाना साहब के बारे में। डी है इसका आंसर। देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। ये किसका नेतृत्व किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। और उस विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया, वो भी मैच करने के लिए पूछ लेता है। देखिए, बीबीगढ़ हत्याकांड हेतु नाना साहब को उत्तरदायी ठहराया गया, लेकिन इस संदर्भ में एक अंग्रेज महिला हार्टे स्टेट ने लिखित वक्तव्य में कहा था, इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए किसी भी प्रकार दोषी नहीं था। ये कथन कहा गया नाना साहब के लिए हार्टे स्टेट महिला के द्वारा।
हिस्ट्री का प्रश्न है, आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समय धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समय धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में की थी और यह जो आंदोलन है वो सती प्रथा का समर्थन करता था। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? यायासो झील, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यायासो झील को लद्दाख के चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और यह जो झील है लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। बाकी सिक्योर हिमालय परियोजना का नाम आया, इसकी बात करें तो सिक्योर हिमालय परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। तो दो चीज इससे जुड़ी, कब प्रारंभ किया गया? 2017, और मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1944 बी। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई, जो पशुधन विकास के चारों आयाम, उन्नत पशुधन प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, पशु प्रबंधन और पशु पोषण हेतु प्रयासरत है। पशु गणना 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 6,87,115 लाख है, जो कि संपूर्ण देश का 13.41% होने के साथ सर्वाधिक है। और पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जिलावार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? यूपी में अल्पसंख्यक जनसंख्या घटते हुए क्रम में, यानी जिस जिले में सर्वाधिक होगी वह जिला सबसे पहले आएगा। बताइए किस में सर्वाधिक है? मुरादाबाद में, रामपुर में, बिजनौर या औरैया में? औरैया में तो सबसे कम अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं पता ही होगा आपको, कई बार चर्चा की है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू नहीं है, सिख समुदाय, पारसी समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय। सर्वाधिक अल्पसंख्यक यूपी में जनसंख्या रामपुर में, रामपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद औरैया। तो बी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 50.57% अल्पसंख्यक रामपुर जिले में है, उसके बाद क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर, औरैया में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है। इन अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम आबादी की जनसंख्या 20% या अधिक है, यानी सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है यूपी में। और केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया है। एक योजना है नमस्ते योजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में स्वच्छता संबंधी कार्यों में होने वाली मृत्यु को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए, नमस्ते योजना। सारे के सारे करेक्ट। देखिए, बिल्कुल नमस्ते योजना से रिलेटेड ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। तो नमस्ते योजना को पिछले साल शुरू किया गया, यानी वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था इसको। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है। दोनों मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। पहले घुस के करते थे ना लोग उसमें, अब मशीनीकृत होगा ये। योजना का उद्देश्य क्या क्या? योजना का उद्देश्य है भारत में स्वच्छता या सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मृत्यु को कम नहीं करना, शून्य करना है। स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए, और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना और स्वच्छता
उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त बनाना। और क्या क्या, ऐसे संस्थान या व्यक्ति जो भी स्वच्छता चाहते हैं उनको पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों से सेवाएं लेने हेतु जागरूकता बढ़ाना या जागरूक करना। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है ये, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में अवस्थित है। इसमें रामायण और महाभारत की कई मनोहरी दृश्यों का भी अंकन है। कौन सा इसमें करेक्ट है? दशावतार मंदिर यूपी से है। बहुत सारे प्रश्न आरओ में या पीसीएस में उस हिस्ट्री को लेकर पूछे जाते हैं जो हिस्ट्री उत्तर प्रदेश में थी उस समय के संयुक्त प्रांत में, और अब यूपी में पड़ती है। तो बिल्कुल दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रामायण महाभारत के कई मनोहरी दृश्यों का अंकन है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में अवस्थित है। इसमें रामायण और महाभारत के मनोहरी दृश्यों का भी अंकन है। अन्य समकालीन मंदिरों से विपरीत यह मंदिर शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है, यानी सपाट छत। 11वां प्रश्न है, कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, सोमदेव, भास, हेमचंद्र। कथा सरित सागर की रचना की थी सोमदेव ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कथा सरित सागर संस्कृत तथा कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने कश्मीर नरेश, अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए की थी। नंबर 12 पर आ जाइए, नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस सागर से होकर गुजरती है? नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन अरब सागर से होकर तो नहीं गुजरती, यह गुजरती है बाल्टिक सागर से होकर। सी है इसका आंसर। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रूस और जर्मनी को जोड़ने वाले बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। इस पाइपलाइन का निर्माण यूक्रेन जैसे पारंपरिक पारगमन प्रणाली वाले देशों के बजाय रूस से यूरोप तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के उद्देश्य से किया गया था। ये मैच करने वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है या सही सम्मिलित नहीं है? यह रचनाएं उनके रचनाकार या लेखक। रघुवंशम के सामने कालिदास लिखा, प्रयाग प्रशस्ति के सामने हरिसेन, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति करके ही पूछा जा सकता है। पंचतंत्र के सामने विष्णु शर्मा और हर्षचरित के सामने हर्षवर्धन। पहले भी हमने चर्चा की है, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है, न कि हर्षवर्धन की। गलत अड़ी या मिसमैच है डी। तो कवि और नाटककार कालिदास की बात कर लें, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना की उन्होंने। एग्जाम में पूछते हैं इनको। हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हर्षचरित और कादंबरी की रचना जो की है वो बाणभट्ट ने की है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने नहीं। हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और 3 रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विष्णु शर्मा ने रचना की है पंचतंत्र की। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मैच करने के लिए एग्जाम में पूछता है। कबीर की रचना की बात करें तो कबीर ग्रंथावली है उनकी, साखी सबद रमैनी है, कवि परिचाई है और बीजक है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की महत्वपूर्ण उल्लेखनीय रचनाएं हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको। नंबर 14 पर आ जाइए, चीनी यात्री जुआन जैंग किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं व्यक्ति के। तो जुआन जैंग जो है वो हुएनसांग का नाम है, जो कि चीनी यात्री है। तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। डी है इसका आंसर। जुआनजैंग 7वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। भारत में वे हुएनसांग के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ की खोज में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण किया। उन्होंने नालंदा मठ का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षु सीलभद्र के साथ अध्ययन किया। नंबर 15 पर आ जाइए, जोशीमठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जोशीमठ न्यूज़ में था कुछ समय पहले। जोशीमठ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर है और यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। जोशीमठ भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, जोशीमठ हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तीनों में एक है।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। दूसरा तीसरा सही है, बी है इसका आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी न्यूज़ में है, याद रखिएगा। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, वहाँ हिमाचल लिखा था। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह जो शहर है वो बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है उत्तराखंड का जोशीमठ। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, यह जो है उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। और इस शहर के माध्यम से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णु प्रयाग से एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है जोशीमठ। अन्य 3 कौन कौन से? गुजरात में द्वारिका, ओडिशा में पुरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी और चौथा उत्तराखंड में जोशीमठ। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 25 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही? मेरा वोट मेरी पहचान। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट का अधिकार, लोकतंत्र की पहचान। लोकतंत्र बनाए रखने के लिए वोट की आवश्यकता क्या है? थीम या विषय। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो थीम है इसकी या विषय है इसका, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम या आदर्श वाक्य क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या उद्देश्य है इस दिवस का? विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधा प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से हर साल देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है जिन्हें हम चुनते हैं। ताल छापर अभयारण्य किस राज्य में स्थित? ताल छापर, ताल छापर, ताल छापर राजस्थान। देखिए, ताल छापर अभयारण्य भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। और ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप यानी ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय स्थल है। इसे वर्ष 1966 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और ताल शब्द का राजस्थानी, ताल एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समतल भूमि। और इस अभयारण्य में लगभग समतल क्षेत्र और संयुक्त संकरा निम्न क्षेत्र है। इसमें विस्तृत बबूल और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले और चौड़े घास के मैदान है, जो इसे एक विशिष्ट सवाना का रूप देते हैं। सवाना आपको पता ही होगा, अफ्रीका की एक घास भूमि, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक आसन्न व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, और गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए, और हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए? राज्यपाल यानी स्टेट का गवर्नर जो होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किसी स्टेट में करती है अपॉइंट, और वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। किसने सुझाव दिया था ये? सरकारिया आयोग 1983, राजमन्नार समिति 1969, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 या संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सरकारी आयोग 1983 सी। तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1983 ने राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति पर निम्नलिखित सिफारिशें की। राज्यपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे तैनात किया जाना है, मतलब उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसको तैनात किया जाना है। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए या हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल को सत्तारूढ़ दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना उसी की करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ये प्रश्न है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कपास के बारे में प्रश्न है। कपास की खेती कम पानी की खपत वाली होती है और इसे
पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है? कपास की खेती में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो सकता है और जल संसाधनों का रासायनिक प्रदूषण हो सकता है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, चाहे खेती कपास की हो या चाय की हो, पानी की आवश्यकता तो होनी चाहिए इसको। अत्यधिक पानी की खपत वाली कृषि है, गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो करेक्ट पूछा है तो केवल दो, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कपास की खेती अत्यधिक पानी की खपत करती है और सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में पानी की कमी में योगदान कर सकती है। इसे वहीं उगाएं जहां पर्याप्त रेनफॉल है या सिंचाई के पर्याप्त साधन है। कपास की खेती में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो सकता है और जल संसाधनों का प्रदूषण हो सकता है। तो करेक्ट नहीं है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही है। अब हम बढ़ेंगे 20वें प्रश्न पर और ये अंतिम प्रश्न है, पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसकी एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप है, इसका कोई पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो इनमें से चुनना, और वो भी सही क्रम चुनना है। देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि 1 2 3 4 3 4 5 6, सही क्रम चुनिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत एक गणतंत्र है यानी लोकतांत्रिक सरकार होगी उसमें, तो यानी ए हमेशा आना चाहिए, जहां जहां ए नहीं है उसको हटा दीजिए। इसके अलावा और किसमें ए नहीं है? तो यानी ए आंसर होगा या डी आंसर होगा? तो इसमें भी क्रम से सजा दीजिए इसको, ए बी सी। इसमें संसद सरकार का संसदीय स्वरूप है और सी जो है इसका कोई वंशानुगत नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा ये हो जाएगा इसमें, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं और इसकी एक लोकतांत्रिक सरकार है। ए डी ई अगर कोई होता तब भी हो जाता, लेकिन है ही नहीं कोई, डी ई ए है, तो डी है इसका आंसर। देखिए, एक गणतंत्र एक ऐसा देश है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, राष्ट्रपति चुने गए हैं या चुने जाते हैं, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, चुने गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। कुछ एडिशनल राष्ट्रपति से संबंधित और गणतंत्र से, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का होता है। एक गणतंत्र में लोगों पर राज करने के लिए एक सम्राट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसके बजाय लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन करते हैं। क्या ऐसा है? लोग तो चुनते हैं लेकिन शासन कौन कर रहा है? शासन तो सरकार ही कर रही है। ठीक है, जनता तो दास बनी है। चलिए, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। एक पीडीएफ में 140 प्रश्न है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।